जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे। यह जेएसएस रिजल्ट टेस्ट सीरीज़ का भाग 5 है, जिसमें सामान्य ज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? तो इस उसका आंसर है, उससे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर क्योंकि जो जल है वो विद्युत का सुचालक है और जल में इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो सकती है, इस प्रकार इसलिए जल का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो तड़ित चालक जो बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है वो कॉपर है, और कॉपर का प्रयोग तड़ित चालक में होता है। क्योंकि और एक तड़ित चालक के बारे में अगर बताया जाए तो ये धातु का एक चालक छड़ होता है, जिसे ऊंचे भवनों को आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है, ताकि अगर कुछ तड़ित चालक हो या वज्रपात हो तो वो उस रॉड के थ्रू जमीन के अंदर चला जाए, और ताकि आसपास के बगल को नुकसान ना हो। तो इसका आंसर क्या है? कॉपर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो जो सीआरटी का हिस्सा नहीं है वो गैस प्लाज्मा है। बाकी फ्रॉस्ट, परपट और छाया अच्छाद, इलेक्ट्रॉन गन, ये सब सीआरटी के भाग हैं। अगला प्रश्न है, एक तार के प्रतिरोधक के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो जो गलत कथन है वो आपका सी है, क्योंकि यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के लिए सीधे अनुपात में होता है, जो नहीं होता है। बाकी यह तार के सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। और ताप में वृद्धि के साथ धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो पता लगाया जाता है वो है धारा को हम लोग गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता करते हैं। किसके द्वारा? धारा को गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, डायनमो एक यंत्र है जो, ये क्वेश्चन मोस्ट बीवीआर के एग्जामों में रिपीटेड है। तो जो डायनमो है वो आपका आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो का जो कार्य है वो आंतरिक ऊर्जा को, मतलब बिजली उत्पादन करना वो डायनमो का काम है, या विद्युत रूपांतरित करना वो डायनमो का काम है। अगला प्रश्न है, हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेवार गैस कौन से हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है और कई एग्जामों में रिपीटेड है। तो जो CO2 है, ये गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार है। कौन से गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के प्रयोग के लिए गाड़ियों के प्रयोग में की जाने वाली जो मुख्यतः गैस होती है वो कौन सी है? तो जो मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो गाड़ियों में प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक जो गैस होती है वो मीथेन होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ठीक है, तो ये साइंस का पार्ट है, इसमें अक्रिय गैस, सक्रिय गैस के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो ये वन लाइनर क्यूज है। तो ये जो अक्रिय गैस बनाती है वो आपकी जो है वो जीनोन है। ठीक है, जो अक्रिय गैस बना सकती है तो क्या है? जीनोन। और जीनोन की अगर खोज के बारे में बोली जाए तो ये रेमजे थे जो उनकी खोज 1898 में किए थे। अब अगला प्रश्न है, सिरका इसका तनु विलयन है। ठीक है, तो सिरका इसका तनु विलयन है। तो जो सिरका है वो एसिटिक अम्ल का तनु विलियम है। तो क्या है? एसिटिक अम्ल का ये तनु विलियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ 41, प्रश्न संख्या 41, किस एस को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा किया जाता है? मतलब कि झाग जो निकलता है वो किस प्रक्रम द्वारा निकलता है? तो जो आपका निकलता है वो पीवीसी के सांद्रण द्वारा होता है। तो जो पीवीसी के सांद्रण द्वारा झाग की प्रक्रिया होती है। तो आप याद रखिएगा, अगर झाग प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो पीवीसी प्रक्रिया द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, साल्वे प्रक्रम इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो जो साल्वे प्रक्रम का निर्माण किया जाता है वो NaCO3 के प्रक्रम में किया जाता है। किसके? NaCO3 के प्रक्रम में। ये क्वेश्चन सब केमिस्ट्री से है, तो केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, बट कोई बात नहीं, आप एक वन लाइनर है तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
कि वत्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe2O3 के निष्कर्षण के दौरान यह अभिक्रिया होती है। तो Fe के निष्कर्षण के दौरान जो अभिक्रिया होती है वो CO का उपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। CO का अपचयन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भ्रूण उपस्थित होता है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भ्रूण उपस्थित होता है वो आपका होता है फ्यूलिन एरिया में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भ्रूण कहाँ उपस्थित होता है तो ये फ्यून एरिया में होता है। फ्यून एरिया में जल रंध्र में पाए जाते हैं। जो जल है वो रंध्र के किस भाग में पाए जाते हैं? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जल है वो आपके रंध्र के पत्ती में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में जो तापमान को नियंत्रित करता है वो आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, क्या करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में अगर पूछा जाए तो ये दिमाग का एक भाग है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर और मिर्च के फूल में पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि? ठीक है, ये काफ़ी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि हरित लवक प्रारंभ में होता है जिसके कारण से हरे होते हैं और ये वर्णी लवक में बदल जाते हैं। इस कारण से इसके टमाटर के जो लाल रंग होते हैं वो वर्णी लवक के कारण होते हैं और जो हरे रंग है वो हरित लवक के कारण होते हैं। तो हाथ से हरा, हाथ से हरित लवक, और वर्णी के लिए आप याद रखिएगा लाल के लिए वर्णी का प्रयोग होता है। मतलब वर्णी लवक के कारण लाल फल होते हैं या लाल टमाटर होते हैं। किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जाती है? ठीक है। तो यहाँ दिया जा रहा है कि कोई पेड़ है वो कितना पुराना है, तो किस विधि के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है? तो ये जो वार्षिक वृत्त गिनकार होते हैं इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये वृक्ष कितना पुराना है। तो ये वार्षिक वृत्त गिनकार एक विधि है और ये विधि काफ़ी डिस्कशन लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कभी ज़रूर बताऊँगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ठीक है। तो जो पौधे में फूल नहीं होते वो फर्न में फूल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए उपस्थित होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में रिपीटेड ये क्वेश्चन कि डीएनए कहाँ होता है। तो याद रखिएगा जो डीएनए है वो आपका पाया जाता है इन सभी में। अगर बोला जाए डीएनए कहाँ उपस्थित होता है तो केंद्रक में होता है, सूत्रकनिका में होता है और हरित लवक में होता है। तो अगर डीएनए के बारे के पूछा जाए तो डीएनए केंद्रक न्यूक्लियस में भी होता है, हरित लवक में भी होता है, केंद्रक में भी होता है। तो डीएनए इन सभी में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। धन्यवाद।